जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का रेलवे जॉब एकेडमी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जीव विज्ञान की सीरीज को चला रहे हैं, जिसमें हम लोग पीवाईक्यू के माध्यम से जीव विज्ञान को पढ़ेंगे। ये क्वेश्चंस आपके रेलवे के प्रत्येक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एनटीपीसी हो, एएलपी हो, आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई हो, या आपका जेई हो, या आपका टेक्नीशियन हो। ये सभी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है रेलवे के। अच्छा, ये आपका पेपर आपका एसएससी और बैंक के एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो हम लोग तो अभी रेलवे पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो रेलवे से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू होगा इसमें हम कराएंगे, पीवाईक्यूज हैं इसमें। और आगे की तैयारी में अगर आप लोगों को कोई किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम आपको की हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे कि किस सब्जेक्ट की आपको इस समय नीड है, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए। वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है, मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों वेस्टिजियल ऑर्गन्स का समूह है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से वो पिछले वीडियो में दिया था। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निमेषक पटल, कृमि रूप परिशिष्टिका, कर्ण पेशियां और काक्षी अस्थि, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय अंग हो जाएंगे। मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह होता है निमेषक पटल, कृमि रूप परिशिष्टिका, कर्ण पेशियां और काक्षी अस्थि। वैसे अंग जो हमारे पूर्वजों में कार्यरत थे, लेकिन अब हमारे शरीर में उनका कोई कार्य नहीं है, ऐसे अंगों को हम क्या कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं, मतलब निष्क्रिय अंग कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा, पुनरुद्भवन रीजनरेशन मिलता है, ठीक है, काकरोच में, खरगोश में, मक्खी में या प्लेनेरिया में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया में रीजनरेशन, पुनरुद्भवन की क्रिया देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, समृद्धि अंग एनालोगस ऑर्गन्स हैं। चमगादड़ के पंख व तितली के पंख, मनुष्य के हाथ व घोड़े के अग्रपाद, तितली के पंख व मच्छर के पंख, ऊपरी में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चमगादड़ के पंख व तितली के पंख, ये क्या हो जाएंगे, समृद्धि अंग एनालोगस ऑर्गन्स। समरूप अंग, इन्हें समरूप अंग भी कहते हैं। चमगादड़ पंख और तितली के पंख हैं। समजात अंग, एक तो होमोलॉगस ऑर्गन, वैसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफी असमान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना भ्रूणी परिवर्धन में समान होते हैं। समजात अंग, अंक नहीं अंग होगा, कहलाते हैं। एग्जाम्पल, सील के फ्लिपर, जो सील का जो फ्लिपर मतलब जो जैसे सील मछली होती है, सील यहाँ मतलब सील मछली की बात कर रहा है, उसके फ्लिपर्स होते हैं, मतलब जो विंग्स होते हैं उसके साइड में, उनकी बात कर रहा है। चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा, मनुष्य के हाथ की मौलिक रचना एक जैसी होती है। ठीक है, ये होमोलॉग, इसको एनालॉगस ऑर्गन्स या होमोलॉगस ऑर्गन्स या एनालॉगस ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं। देखिए, एनालॉगस आपका एनालॉगस ऑर्गन क्या होता है। हम लोग तो हमने होमोलॉगस ऑर्गन देख लिया, एक एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है। समरूप, ऐसे अंग जो समान कार्य के उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना भ्रूणी परिवर्धन भिन्न होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। तितली, पंछियों तथा चमगादड़ पंख उड़ने का कार्य करते हैं और देखने में एक समान लगते हैं, परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है, मतलब सबके अपने अपने अलग तरीके से होते हैं। लेकिन एक ही अगर अंगों की बात की जाए तो मतलब हम एक तरह से कि दूसरे के साथ हम किस तरीके से, जैसे चमगादड़ का किस तरीके से डेवलप करता है, पक्षियों के कैसे डेवलप करते हैं, और तितलियों के, सबके अलग अलग तरीके से डेवलप करते हैं, तो ये लेकिन होते एक जैसे हैं, वर्किंग एक जैसा है। तो ये हो जाएगा एनालॉगस ऑर्गन्स। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी हार्मोनल बीमारी है, ठीक है, हार्मोनल बीमारी, जुकाम, घेंघा, ट्यूबरकुलोसिस या लेप्रोसी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, घेंघा। घेंघा हार्मोनल बीमारी है, थायराइड ग्लैंड से स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से घेंघा रोग गोइट्रे रोग होता है। देखिए, आयोडीन की कमी की वजह से भी ये होता है, ठीक है, इसीलिए आयोडीन वाला युक्त नमक खाने के लिए कहा जाता है। सर्दी जुकाम, ये वायरल डिजीज है, मतलब ये वायरस से होता है सर्दी जुकाम।
जैसे कि आप लोगों का देखे होंगे कोविड। कोविड क्या था? कोविड कोविड 19 ये आपका वायरस था, ठीक है, कोरोना वायरस, क्योंकि ये वायरल डिजीज था, वायरल हो रहा था, फैल रहा था ये, ठीक है। तो सर्दी जुकाम क्या है? एक वायरल डिजीज है। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, ये क्षय रोग है। यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के एक बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। इसका नाम आप लोग याद रखेंगे। टीबी का बैक्टीरिया क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। इसमें बीसीजी का टीका लगता है। बीसीजी का टीका, बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन, ठीक है, ये टीका है बीसीजी का। और लेप्रोसी, लेप्रोसी क्या है? कोढ़, कुष्ठ रोग या कोढ़ होता है इसको। ये किस वजह से होता है? ये होता है माइकोबैक्टीरियंस लेप्रे नामक बैक्टीरिया से होता है। इसके रोकथाम के लिए एमडीटी का टीका लगता है, मल्टी ड्रग थेरेपी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 डार्विनिज्म है। डार्विनिज्म देखिए, डार्विन नाम का एक वैज्ञानिक था, ठीक है, डार्विन, लैमार्क डार्विन, ठीक है। इन्होंने कुछ जानकारी दी थी, आप ये कह सकते हैं कि जो जीव थे उनके वृद्धि से रिलेटेड, कि उनका विकास किस तरीके से होता है। तो ये विकास से रिलेटेड इन्होंने कुछ थ्योरी दी थी। वो थ्योरी क्या है? उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। डार्विनिज्म क्या है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति, जनन द्रव्य की निरंतरता, प्राकृतिक चयन और उत्परिवर्तन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा प्राकृतिक चयन। इसमें देखिए, अभी एक तो थे लैमार्क और एक थे डार्विन, दो अलग अलग वैज्ञानिक थे, ठीक है। एक लैमार्क थे और एक डार्विन थे। दोनों एक ही चीज से रिलेटेड स्टडी किए थे, लेकिन दोनों की थ्योरी अलग अलग थी, ठीक है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक की रचना चार्ल्स डार्विन, इनका नाम था चार्ल्स डार्विन, ठीक है, पूरा नाम। उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत का प्रतिपादन लेमार्क के द्वारा किया गया। लेमार्क ने फिलोसोफिक जूलॉजी पुस्तक का प्रतिपादन किया। लेमार्क ने क्या किताब लिखी? फिलोसोफिक जूलॉजी। उत्परिवर्तन म्यूटेशन थ्योरी सिद्धांत ह्यूगो डी व्राइस के द्वारा किया गया। इसके अनुसार जाति की उत्पत्ति अचानक परिवर्तन कारण होता है। जीवों के अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। उत्परिवर्तन सिद्धांत से रिलेटेड था इन लोगों का। तो यहाँ पे एक तो जिराफ वाला एग्जाम्पल था, ठीक है, जिराफ वाला एग्जाम्पल वो आप लोग क्लास 10th में देखे होंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन छोटा मोटा बन जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, जब दो जीव साथ रहे तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को लाभ न हो तो वह कहलाता है पैरासिटिज्म, मतलब पैरासिटिज्म, प्रिडेशन, सिम्बायोसिस या कॉमनसेलिज्म, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा कॉमनसेलिज्म। जब दो जीव साथ रहे तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को लाभ न हो तो कॉमनसेलिज्म या सहभोजिता कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि होता है उसको परजीविता या पैरासिटिज्म कहते हैं, परजीवी। एक जीव दूसरे जीव को पूरी तरह से भक्षण करता है तब इसे प्रिडेशन कहते हैं, परभक्षण, मतलब जैसे वो कर लेना, शिकार कर लेना, जैसे गिद्ध होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, भूमि अपरदन, सॉइल इरोजन की रोकथाम संभव है, कैसे होगी? एफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन, क्रॉप रोटेशन या चारागाह प्रबंध। तो ये एफोरेस्टेशन से होगा, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा हम रोपण करें, मतलब वन रोपण, मतलब पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाएं, वृक्ष ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे तो मतलब जो जैसे वनों को काटने को हम डिफोरेस्टेशन कहते हैं, वैसे वनों को लगाना या रोपण करने को हम एफोरेस्टेशन कहते हैं, ठीक है। पुनः वन रोपण एफोरेस्टेशन से भूमि अपरदन, सॉइल इरोजन की रोकथाम की जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, डार्विन का सिद्धांत था, ठीक है, फिर डार्विन से रिलेटेड आगे, योग्यतम की ऊपर उत्तरजीविता, प्राकृतिक चयनवाद, म्यूटेशनवाद, परिवर्तनों सहित अवरोधन। तो अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन बी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयनवाद। प्राकृतिक चयनवाद नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने किया था। योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का प्राकृतिक चयन
नेचुरल सिलेक्शन दोनों एक ही सिद्धांत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, आर्कियोप्टेरिस किनका संयोजक था? आर्कियोप्टेरिस, ठीक है। सरीसृप व स्तनी, पक्षियों स्तनी, उभयचरों व स्तनी, सरीसृपों व पक्षियों। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सरीसृपों व पक्षियों। क्वेश्चन नंबर 30, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड या फ्लोराइड। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ओजोन। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? तो ये होता है ओजोन उत्पन्न होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, वन पारिस्थितिकी तंत्र फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हरे पौधे होते हैं, क्या होते हैं? मूल उत्पादक, मूल उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक। तो ये होता है आपका ऑप्शन डी, प्रोड्यूसर्स, उत्पादक होते हैं। ठीक है। वन पारिस्थितिकी तंत्र फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हरे पौधे उत्पादक होते हैं। वैसे उपभोक्ता जो उत्पादक से सीधे भोजन प्राप्त करते हैं, मूल या प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, कह जाते हैं। एग्जाम्पल, घास खाने वाले जानवर, बकरी, खरगोश, गाय, हिरण इत्यादि। प्राइमरी कंज्यूमर शाकाहारी होते हैं। ठीक है। और मृत उत्पादक एवं उपभोक्ता को सरल पदार्थों से में अपघटित करने वाले जीव को अपघटक या डीकंपोजर कहते हैं। एग्जाम्पल, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एक्सेट्रा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोसिस्टम, इकोलॉजी, ऑटिकोलॉजी या साइनेकोलॉजी। ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, इकोलॉजी। ठीक है। जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंध को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। डेफिनेशन पूछ लेता है या पूछ लेगा तो डेफिनेशन दे देगा, उल्टा दो दो कंडीशन में बन जाता है इस तरीके से। देखिए, किसी क्षेत्र विशेष के जैविक घटक बायो बायोटिक्टेटर एवं अजैविक घटक अबायोटिक फैक्टर, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है, बायोटिक फैक्टर होगा ये, बायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर है ये, एफ होगा। बायोटिक फैक्टर एवं अजैविक घटक अबायोटिक फैक्टर के संबंध को इकोतंत्र कहते हैं, मतलब इकोसिस्टम कहते हैं। बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत सजीव जीव जंतु एवं पेड़ पौधे आते हैं। अबायोटिक के अंतर्गत अजैविक मतलब जिनके अंदर जीवन न हो। ठीक है। अबायोटिक के अंदर जैसे सूर्य, ताप, जल, वायु, प्रकाश इत्यादि ये सब होते हैं। मतलब होते तो ये जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं, जरूरी अंग है, लेकिन ये जीवित थोड़ी है। ठीक है। तो जो सजीव हैं वो बायोटिक में आ जाएंगे, जो निर्जीव है लेकिन जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपके अबायोटिक में आ जाएंगे। ऑटिकोलॉजी केवल एक ही जाति के जीवों के अध्ययन को ऑटिकोलॉजी कहते हैं। और साइनेकोलॉजी किसी क्षेत्र के विशेष में पूरे जीव जंतुओं के समुदाय के अध्ययन को साइनेकोलॉजी कहते हैं। ये आप लोग लिख लेंगे क्योंकि ये पूछ लेता है साइंस से रिलेटेड, कि इस साइंस को क्या कहते हैं, उस साइंस को क्या कहते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन पूछता रहता है। तो ये कई तरीके के ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको घुमाएगा और वो घुमा के आपको परेशान करेगा। आपको सेम टाइप का उसी तरीके के क्वेश्चन दे करके आपको क्या करेगा कि डाइवर्ट कर देगा, आपका टाइम नष्ट कर देगा। तो कोशिश ये रहे कि ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करें हैं, और अगर नहीं आता है तो आप स्किप करके पहले जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, और फिर उसके बाद जो टाइम बचेगा आपके पास उसके बाद आप रिपीट करेंगे। तो रिवर्स दूसरी बार जब पेपर अटेम्प्ट करेंगे उस टाइम में आप बचे हुए क्वेश्चंस को देखते हुए जाएंगे और अच्छे से लगा लेंगे, आपका पेपर डेफिनेटली बहुत बढ़िया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित में से किस युग में कोई जीवन नहीं था? मेसोजोइक, एजोइक, कैम्ब्रियन या पैलियोजोइक। तो ऑप्शन बी हो जाएगा एजोइक काल में। एजोइक काल में कोई भी जीवन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 34, उत्परिवर्तनवाद म्यूटेशन थ्योरी प्रस्तुत किया, किसने किया? अभी हम लोगों ने देखा था, तो ये डिवरीज ने। ठीक है। उत्परिवर्तनवाद म्यूटेशन थ्योरी का प्रतिपादन ह्यूगो डिवरीज ने किया था। ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। उद्विकास के क्षेत्र के सर्वप्रथम मत देने वाले वैज्ञानिक लैमार्क हैं। ठीक है। ये उद्विकास से रिलेटेड। ठीक है। इन्होंने 1809 में फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक लिखी थी। ठीक है। ये इनके बुक है, 1809 में लिखी गई थी। क्वेश्चन पूछ लेता है इससे रिलेटेड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा, एक माइक्रोन होता है, ठीक है, एक माइक्रोन कितना होता है? तो देखिए माइक्रोन जो होता है, माइक्रोन बता दे 1/10⁻⁻⁶, ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो, थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻⁶, ठीक है, तो 10⁻⁻⁶, ठीक है, मतलब 1/10⁻⁶ कह सकते हैं। तो 1/10⁶ मतलब हो जाएगा, अब यहाँ देखिए यहाँ पे mm में दिया है, ठीक है, मिलीमीटर में दिया है, अब ये मैं बता रहा हूँ आपको मीटर, मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, तो 1 मीटर में 10⁻³ मिलीमीटर, ठीक है, और 1 मीटर में आपका ये कितना हो जाएगा, देखिए इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, देखिए तो एक माइक्रोन की बात कर रहे हैं ना, माइक्रोन को हम म्यू से डिनोट करते हैं, ये 10⁻⁻⁶ होता है, मतलब 1/10⁻⁶, अब ये मीटर में हो गया, अब हमको ये मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, 1/10⁶ गुड़े, अब 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, 10⁻³ तो 10⁻³ हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये काटेंगे, ये हो जाएगा -3, तो 1/10⁻³ हो जाएगा, मतलब 0.001 मिलीमीटर, ठीक है, ये इतना हो जाएगा, या 1/1000 आप कर लो, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये है क्वेश्चन आपका फिजिक्स का एक तरह से, लेकिन कोई बात नहीं, बायोलॉजी में दिया है तो भी हो जाएगा, हम लोग तो वैसे भी हर तरीके की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि हम फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, जीएस भी पढ़ रहे हैं, मैथ भी पढ़ रहे हैं, रीजनिंग भी पढ़ रहे हैं। अब अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको इसके बारे में जानकारी है, आप मैथ के स्टूडेंट है तो आपको आपके लिए बहुत इजी है, जो लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वो तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन उनके लिए चैलेंज है मैथ को सॉल्व करना, रीजनिंग को सॉल्व करना, ठीक है, फिर वो बायोलॉजी के क्वेश्चन एक बार लगा भी लेंगे लेकिन वो फिजिक्स में, मैथ में, रीजनिंग में, इसमें सब में फंस जाएंगे, वो जीएस भी कर लेते हैं, रीजनिंग भी एक बार कर लेते हैं लेकिन मैथ में उनको दिक्कत होती है, तो मैथ से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है, आप जी विजय सर हैं हमारे, वो क्लास ले रहे हैं, तरह तरह के ट्रिक बता रहे हैं, आप लोग उस ट्रिक को फॉलो कीजिए, ठीक है, और जो बुक है, ये जो बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ये द प्लेटफॉर्म सीरीज है, मतलब ये द प्लेटफॉर्म एक कोचिंग सेंटर है पटना की, उसकी हम लोग बुक लिए हुए हैं, और रुक्मिणी पब्लिकेशन का है ये, ठीक है, रुक्मिणी पब्लिकेशन का, आप चाहे तो आप खान सर का जीएस रिसर्च सेंटर का जो वो लोग बुक निकाले हैं, वो भी काफी अच्छी बुक है, मैंने देखा है, आप वो भी बुक ले सकते हैं। और तैयारी को स्ट्रांग करते रहिए, रेगुलर प्रैक्टिस बहुत जरूरी चीज है, रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस अगर आप नहीं कर रहे हैं, डेली डेली का टारगेट बना के चलिए कि आपको मैथ्स के कितने क्वेश्चन लगाने हैं, रीजनिंग के कितने लगाने हैं, सेट लगाने, पढ़ना कितना है, जीएस में क्या कलेक्ट करना है, आज साइंस है, कल हिस्ट्री है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है क्या, और अच्छा दूसरी चीज और कि आप लोगों को और कौन कौन से सब्जेक्ट चाहिए, करंट सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, आप लोग को और कौन कौन सा चाहिए तो आप लोग बताएंगे तो हम उसी तरीके से तैयारी आप लोगों की करवाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं, उत्परिवर्तन म्यूटेशन का कारण क्या है, क्रोमोसोम में परिवर्तन, जीन में परिवर्तन, डीएनए में परिवर्तन, उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन डी से हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 पैलियोंटोलॉजी अध्ययन है, पैलियोंटोलॉजी किससे रिलेटेड है, पक्षियों का, अस्थियों का, प्राइमेट्स का, या जीवाश्मों का, तो ऑप्शन डी से हो जाएगा जीवाश्मों का, फॉसिल फ्यूल, जो लोग फॉसिल किसे कहते हैं, पहली चीज आप जान लीजिए फॉसिल क्या होता है, देखिए बहुत पहले जो जीव किसी कारण वह पृथ्वी में या चट्टानों में या किसी तरीके से वो दब गए, ठीक है, और दबने के बाद उनके जो रिमेन्स मिले, रिमेन्स मतलब उनकी हड्डियां या बचे हुए पार्ट कुछ मिले हुए हैं, ठीक है, रिमेन्स मिले, उनको हम क्या कहते हैं, फोसिल कहते हैं या जीवाश्म कहते हैं, और इसी जीवाश्म का अध्ययन करने को हम क्या कहते हैं, इसी जीवाश्म के अध्ययन को हम कहते हैं,
इसी जीवाश्म के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, थोड़ा सा मेरा कर्सर जो है ये रुक जाता है, थोड़ा हैंग करने लगता है, इस वजह से। अब आप लोग देखिए कितना मेहनत कर रहे हैं हम लोग। सब्सक्राइबर बढ़वाइए, सब्सक्राइबर आप लोग बढ़ाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने चीजों को बताइए। हम लोग देखिए सिलेक्टेड हैं, फिर भी टाइम निकाल के आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो चीजों को आप लोग समझिए और हमारा हेल्प करिए, और अपना भी हेल्प करिए। अगर आपको चाहिए नौकरी, तो भाई नौकरी ऐसे तो मिलेगी नहीं, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे साथ मेहनत करिए, जुड़िए, हमारे चैनल को रेगुलर फॉलो करिए, रेगुलर वीडियोस देखिए, आप लोगों को श्योर है बेनिफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, पैलियोंटोलॉजी मैंने बता दिया, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ऑर्निथोलॉजी किसको कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, और अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं? सिनोजोइक काल, ये तो देखिए आप लोग जो है पढ़े होंगे, पैलियोजोइक काल या आर्कियोजोइक काल या मीसोजोइक। तो ऑप्शन डी हो जाएगा मीसोजोइक काल। जो मीसोजोइक एरा था वो डायनासोर के लिए सुनहरा काल था, मतलब इस समय ये सबसे फले फूले सिचुएशन में थे। इस काल को रेप्टाइलिया एरा, रेप्टाइलियो का भी काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय रेप्टाइल बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ गए थे। 39, जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई? तो प्री कैम्ब्रियन में हुआ कि प्रोटीरोजोइक में हुई, मीसोजोइक में हुई, सिनोजोइक में हुई? तो ऑप्शन ए प्री कैम्ब्रियन में हुई। अच्छा, इस टॉपिक से रिलेटेड एक चार्ट है। ठीक है, ये चार्ट है। इस चार्ट को जो है, मेरे पास वो चार्ट है, मैं आपको वो चार्ट जो है समझा सकता हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। तो कमेंट करेंगे कि हाँ हमको चाहिए, तो हम आपको ये चार्ट प्रोवाइड कराएंगे वीडियो के थ्रू, जिसमें आपको प्रत्येक एरा में क्या क्या सिचुएशन बनी है और कैसे कैसे जीवन की उत्पत्ति कैसे कैसे आगे बढ़ी है, ये सब बारे में बताया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज थे। ठीक है, जावा मानव, पीकिंग मानव, क्रोमैग्नॉन मानव या निएंडरथल? तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्रोमैग्नॉन मानव, ये आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज थे। ठीक है, क्रोमैग्नॉन मैन। मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? प्लीस्टोसीन में, मायोसीन में या प्लायोसीन में या ओलिगोसीन में? तो ऑप्शन सी हो जाएगा प्लायोसीन युग में मानव की उत्पत्ति हो गई थी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 42, चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की? क्रिमेग्नॉन मानव ने की, जावा मानव ने की, पीकिंग मानव ने की, निएंडरथल ने? तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्रिमेग्नॉन मानव ने चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी की। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। बचाव एवं भोजन पकाने के लिए सर्वप्रथम अग्नि का प्रयोग किसने किया था? निएंडरथल ने किया था, क्रोमैग्नॉन में किया था, जावा ने किया था, पीकिंग ने किया था? ऑप्शन सी हो जाएगा जावा ने किया था। बचाव एवं भोजन पकाने के लिए सर्वप्रथम आग का प्रयोग जावा मानव ने किया। इसके अवशेष जावा द्वीप में पाए गए, इसलिए इसे जावा मानव कहा जाता है। अवशेष कहाँ पाए गए हैं? जावा द्वीप। जावा द्वीप आपका इंडोनेशिया में है। ठीक है, इंडोनेशिया में। क्वेश्चन नंबर 44, मानव विकास इवोल्यूशन ऑफ मैन कहाँ हुआ? मध्य अफ्रीका, मध्य एशिया, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मध्य एशिया में। मानव विकास इवोल्यूशन ऑफ मैन मध्य एशिया में हुआ। निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है? औरंगुटान, गोरिल्ला, गिबन या सिनेंथ्रोपस? तो ऑप्शन बी हो जाएगा गोरिल्ला। गोरिल्ला मानव का, आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी गोरिल्ला है। ठीक है, किस अवस्था में, किस अवस्था में अरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग गर्भपात कर सकता है? आर एच माइनस पति, आर एच माइनस पत्नी, आर एच माइनस पति, आर एच प्लस पत्नी, आर एच प्लस पति, आर एच माइनस पत्नी, आर एच प्लस पति, आर एच प्लस पत्नी, दोनों? तो देखिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आर एच प्लस पति हो और आर एच माइनस पत्नी हो, तो इस कंडीशन में आपका एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेली क्या कर सकता है? फिटेलिसिस
फिटलसिस ये रोग गर्भपात कर सकते हैं, मतलब ये एक तरीके का रोग है, ठीक है, जो गर्भपात कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन या जिंक? तो देखिए हीमोग्लोबिन हमारे रक्त का हिस्सा है, और ये इसके रक्त का हीमोग्लोबिन का जो लाल रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? आयरन की वजह से। इसीलिए आयरन की वजह से होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में आयरन धातु पाई जाती है। Fe की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। मैग्नीशियम कमी से पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र का रोग हो जाता है। जिंक से इंसुलिन कार्यकी के लिए आवश्यक होता है, इसकी कमी से उपापचयी क्रिया प्रभावित होता है। उपापचयी मतलब पाचन संबंधित। कॉपर पौधे शोषण एवं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, इसकी कमी से पौधे में स्तंभों का डाइबैक ऑफ शूट्स रोग होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, 49, 50 आज इतना कंप्लीट कर लेते हैं 50 तक। क्वेश्चन नंबर 48, गुणसूत्रों क्रोमोसोम्स पर जीनों की उपस्थिति का क्रम है? गोलाकार, राउंडेड, कुंडलिनीकार, स्पाइरली कॉइल्ड, रेखाकार, लिनियर? फिर उनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा, रेखाकार, लिनियर होते हैं, ठीक है। गुणसूत्रों क्रोमोसोम्स पर जीनों की उपस्थिति का क्रम रेखाकार, लिनियर होता है। क्वेश्चन नंबर 49, एबी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है? ए को, बी को, ए बी को, ओ को? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ए बी को ही दिया जा सकता है। देखिए केवल एक होता है आपका ओ पॉजिटिव, ये सबको दे सकता है, और एक होता है ए बी निगेटिव, ये सबसे ले सकता है, ठीक है। ये डोनर है, मतलब यूनिवर्सल डोनर, और ये यूनिवर्सल कह सकते हैं कि रिसीवर है, एक्सेप्टर है। एबी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर एबी वर्ग वाले व्यक्ति को ही दिया जाएगा। एबी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर ग्रुप कहा जाता है, सर्वग्राही रक्त समूह, ठीक है, एक्सेप्टर मैंने कहा ना। ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर ग्रुप ब्लड ग्रुप कहा जाता है, सर्वदाता रक्त समूह। एबी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी प्रतिरक्षी नहीं होता है, और ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन प्रतिजन नहीं होता है। ये दोनों पॉइंट याद करने वाली चीज है कि एबी में एंटीबॉडी, ठीक है, ये देखिए एंटीबॉडी, ए बी मतलब एंटीबॉडी, ये नहीं होता है। और ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन, अब एंटीबॉडी याद कर लिए तो एंटीजन बच गया दूसरा, प्रतिरक्षी प्रतिजन, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं ट्रिक से। क्वेश्चन नंबर 50 आज का लास्ट क्वेश्चन, ये हम लोग लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आज। निम्नलिखित में से लिंग संलग्न सेक्स लिंग रोग है? क्षय रोग, धनुजांगता, वर्णांधता या निकट दृष्टिता? देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ना, ये आपका लिंग सेक्स लिंक्ड है, मतलब सेक्स लिंक का मतलब यहाँ पर है कि ये जीन से रिलेटेड है, जेनेटिकल है, जेनेटिकल है, ठीक है। वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस लिंग संलग्न रोग है। होमोफीलिया, हेमोफीलिया एवं सिकल कॉल एनीमिया भी सेक्स लिंक्ड डिजीज है, ये दोनों का भी नाम याद रखिए। निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु साफ दिखाई देती है, और लेकिन दूर दृष्टि में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देगी, और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी, ठीक है। इसमें नेत्र गोलक बढ़ जाता है तथा फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस दृष्टि दोष को वाले व्यक्ति को अवतल लेंस का चश्मा लगाना चाहिए। ये तो लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया, दृष्टि दोष से रिलेटेड। कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिकल प्रॉब्लम है, एक जेनेटिकल है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग अपना वीडियो को आज यहीं विराम देंगे। वीडियो को आज हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, और आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में बताइए, आप लोगों के क्वेश्चन का सलूशन किया जाएगा। किस प्रकार की वीडियो चाहिए, कैसी क्लास चाहिए, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहिए, आप लोग अगर हमें बताएंगे तो हम उस हिसाब से आपके लिए व्यवस्था कर देंगे। क्योंकि देखिए वीडियो बनाने का टारगेट तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि सहभागिता नहीं होगी। सहभागिता हमें आपकी चाहिए। भाई वीडियो देखने वाला अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो वीडियो बनाने का
भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है। और आपको जीएस और जीके से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, आप क्वेश्चंस पुटअप कीजिए कि हम कैसे तैयारी करें, कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें,